हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज है 25 जून। आज हम कुछ डिस्कस करने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके सामने यहाँ पे दे रखे हैं। इसके अलावा भी टॉपिक्स को हम डीप में स्टडी करेंगे और ये आपके मैंने इमेज जोड़ रखी है ताकि आप क्वेश्चंस को आसानी से रिकॉल कर पाए। ये एक स्पेस क्राफ्ट है और अब चलते हैं आगे क्वेश्चंस की ओर। इसरो के पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ इसरोज रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल? विमान, पुष्पक, सारस और आकाशगंगा। आपको इसका उत्तर बताना, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। सही उत्तर इसका है पुष्पक। इसरो ने हाल ही में पुष्पक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल को टेस्ट किया है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान, RLV रियूजेबल लॉन्च व्हीकल। यह अंतरिक्ष यान है जिसे कई बार लॉन्च करके पुनः प्राप्त करने और फिर से लॉन्च करने के लिए डिजाइन किया गया है। अगर एक बार आप किसी रॉकेट को लॉन्च करते हैं RLV का, वापस स्पेस में जाएगा, वापस आएगा, सेफली लैंड कर जाएगा, आप इसको फिर से लॉन्च कर सकते हैं। या ऐसा कई बार कर सकते हैं। इससे कॉस्ट बचाने में मदद मिलती है, मटेरियल बचाने में मदद मिलती है और प्रत्येक मिशन के लिए एक नए रॉकेट बनाने की आवश्यकता कम करता है। अभी सिर्फ 3 ही रियूजेबल लॉन्च व्हीकल सक्रिय हैं पूरी दुनिया में। एक है स्पेसएक्स का, उसका नाम है फॉल्कन 9, ब्लू ओरिजिन जो कि जेफ बेजोस की कंपनी है, उसका है न्यू शेपर्ड, और एक नई कंपनी है उसका नाम है सियरा नेवाडा कॉर्पोरेशन। इसका जो स्पेस यान है उसका नाम है ड्रीम चेजर। तो इस प्रकार से 3 ही RLV इस समय सक्रिय है और इसरो का टेस्टिंग फेज में है। ये रहा एक्चुअल फोटो। इसरो ने इसको टेस्ट किया है, इस सेफली लैंड कर गया है बिना टूटे फूटे। इसको फिर से लॉन्च किया जा सकता है। अगला क्वेश्चंस आपका कुछ बुक्स रिलेटेड दिख रहा है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ए फ्लाई ऑन द ऑर्बिट वॉल, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अल्पना किलवाला, कल्पना किलवाला, सपना किलवाला, नन ऑफ दीज। तो इसका है अल्पना किलवाला। अल्पना किलवाला बहुत लंबे समय तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में थी। वो 1991 का दशक जिसमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे उस समय भी वो थी और उस समय कम्युनिकेशंस को हैंडल करना बहुत ही क्रूशियल टास्क था। उन्होंने अपने जीवन के डिस्क्राइब किया है, RBI के एज अ इंस्टीट्यूशंस के बारे में पूरा डिस्क्राइब किया। तो उन्हीं के बारे में ए फ्लाई ऑन द RBI वॉल, ये अल्पना किलवाल द्वारा लिखा गई बुक है। अगला क्वेश्चन हमारा इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। आप पैसे को देख पा रहे होंगे यहाँ पे, और ये है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, UNCTAD की रिपोर्ट है। चलते हैं इसके बारे में जानते हैं। UNCTAD की विश्व निवेश रिपोर्ट में भारत का स्थान क्या है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियाज वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट बाय UNCTAD? तो भारत का रैंक है 15वां। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किसी विदेशी संस्था से घरेलू अर्थव्यवस्था में जो निवेश किया था, अगर बाहर से कोई पैसा भारत में लगाएगा उसको हम FDI बोलेंगे। FDI के बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, टेक्निकल चीजें भी हैं उसमें, लेकिन हम रफली समझने की कोशिश करेंगे। ये सिंपल है कि बाहरी आदमी या बाहरी बिजनेस कोई पैसा जब भारत के बिजनेस में लगाता है तो उसको हम FDI करते हैं। इसमें ब्याज प्राप्त होता है जब कोई बिजनेस पैसा भारत में लगाता है, और 10% या उससे अधिक की हिस्सेदारी के रूप में इसको हम परिभाषित कर सकते हैं। 1991 तक FDI बंद था भारत में। उसके बाद जब इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ 1991 में, मनमोहन सरकार जब उस समय थे, उस समय भारत ने पहली बार FDI को ओपन किया, जिससे विदेशी कंपनियां भारत में निवेश करना शुरू किया था और भारत के विकास की गति वहीं से स्टार्ट हुई। FDI का जो सबसे बड़ा फायदा होता है वो होता है जो जॉब क्रिएशन, रोजगार मिलते हैं, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होता है और मार्केट डाइवर्सिफिकेशन होता है। अगर बाहर से पैसा यहाँ कोई लगाता है तो बड़ी फैक्ट्रियां बनेंगी, बड़ी फैक्ट्रियों में यहाँ के स्थानीय लोग काम करने जाएंगे, जॉब क्रिएशन होगा। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होता है, जब हाई टेक्नोलॉजी किसी विदेश की होती है, यहाँ टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करके यहाँ पे प्रोडक्शन करा देते हैं ताकि यहाँ पे सस्ते लेबर मिल जाते हैं। FDI के अनगिनत फायदे हैं, लेकिन FDI की कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी हैं। जैसे कि पहले मैं आपको विदेशी FDI का एग्जांपल दिखा देता हूं। चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, ये एशिया अफ्रीका में इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है जिससे अपने सामान को भेज सके। अमेरिकी कंपनियां जो यूरोप में जाके काम करती हैं वहां पे इन्वेस्टमेंट करती हैं, जैसे कि SpaceX हो गई, एप्पल के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हो गए, जापानीज ऑटो मेकर्स अगर अमेरिका में जाएंगे जैसे टोयोटा हो गई। इसके साथ साथ मैं बता देता हूं कि FDI जो भारत में खासकर है, इसके 2 रास्ते होते हैं। एक होता है ऑटोमेटिक रूट, एक होता है गवर्नमेंट रूट। ऑटोमेटिक रूट में कोई भी बाहरी पैसा लगा सकता है किसी भी एंटिटी या बिजनेस में, उसको कोई रोक नहीं है। लेकिन जो गवर्नमेंट रूट होता है उसमें गवर्नमेंट अप्रूवल लेने की जरूरत होती है, जैसे कि क्रिटिकल सेक्टर हो गए, डिफेंस सेक्टर हो गए, स्पेस सेक्टर हो गए, या फिर कोई और ऐसे सेक्टर जो भारत के लिए बहुत स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, उसमें आप गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा उसमें पैसा लगाने के लिए। ऑटोमेटिक सेक्टर जो होगा उसमें पैसा कोई भी लगा सकता है, उसमें कोई रोक टोक नहीं है, अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं गवर्नमेंट से। UNCTAD का फुल फॉर्म है UN ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिसको UNCTAD बोलते हैं। ये फोकस करता है डेवलपिंग कंट्रीज में और विश्व व्यापार पर ध्यान देता है। इसकी स्थापना 1964 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय वो जिनेवा स्विट्जरलैंड है और भारत की रैंकिंग 15वीं। याद रखिएगा इसको। 64वीं ISO परिषद बैठक की मेजबानी कौन सा देश करने जा रहा है? Which country is going to host 64th ISO काउंसिल मीटिंग? चाइना, ताइवान, मलेशिया, इंडिया। तो सही उत्तर इसका इंडिया। इंडिया होस्ट करेगा, नई दिल्ली में इसकी होस्टिंग होगी। ISO का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन। ये चीनी के बारे में है। ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, अंतरराज्यीय संगठन है। इसका मुख्यालय जो है लंदन है। इंडिया जो सबसे बड़ा कंज्यूमर है, सबसे ज्यादा चीनी की खपत भारत में होती है, लेकिन दूसरा सबसे बड़ा चीनी का उत्पादक भारत ही है। भारतीय दंड संहिता, भारतीय आपराधिक प्रक्रिया संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम,
को प्रतिस्थापित किया जाएगा और नए कानून कब से प्रभावी होंगे। नए कानून लगाए जाएंगे, उनका नाम बदला गया है और वो इफेक्टिव होंगे 1 जुलाई 2024 यानी कि इसी बार। ये लॉ एंड ऑर्डर के लिए आपके लिए फोटो एड कर रखा है। भारतीय न्याय संहिता जो कि बीएनएस बोलते हैं, ये आईपीसी को रिप्लेस कर देगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस ये रिप्लेस कर देगा सीआरपीसी को, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए रिप्लेस कर देगा इंडियन एविडेंस एक्ट को। नाम बदले गए हैं, इसके साथ साथ कुछ मॉडिफिकेशन भी किया गया है क्योंकि ये कॉलोनियल एरा के थे, जब ब्रिटिश सरकार आई थी तब के ये रूल हैं और इनको अब बदलना जरूरी था। नाइजीरिया किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ अपने पहले नागरिक को अंतरिक्ष में भेजने की योजना बना रहा है? नाइजीरिया प्लान्स टू लॉन्च फर्स्ट एवर नेशनल। ये है ब्लू ओरिजिन, स्पेसएक्स और ईएसए और नासा। तो सही उत्तर है ब्लू ओरिजिन। ब्लू ओरिजिन जैसा पता है न्यू शेपर्ड इसके एयरक्राफ्ट है। ये जेफ बेजोस की कंपनी है और ये नाइजीरिया का जो पहला अंतरिक्ष यात्री होगा वो ब्लू ओरिजिन द्वारा भेजा जाएगा। चीन और किस यूरोपीय देश ने हाल ही में एक उपग्रह लॉन्च किया है? ये थोड़ा अनयूजुअल है क्योंकि चाइना यूरोपियन कंट्री के साथ ना पार्टिसिपेशन नहीं करता है। तो इसका सही उत्तर है फ्रांस। चीन और फ्रांस ने मिलकर हाल ही में एक साथ एक उपग्रह का लॉन्च किया है और इसका उद्देश्य होगा जो गामा रेज हैं उनके बर्स्ट यानी विस्फोट को देखना है या समझना है। ओलंपिक डे रन कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 23 जून को। ओलंपिक डे रन एथलेटिज्म मतलब आप खेल कूद को बढ़ावा देता है। ओलंपिक वैल्यूज जैसे कि फ्रेंडशिप, रिस्पेक्ट और एक्सीलेंस को बढ़ावा देता है। कम्युनिकेट करता है बर्थ ऑफ या आधुनिक ओलंपिक खेलों के जन्म का जश्न मनाता है। 23 जून को मनाया जाता है। हाल ही में नई लोकसभा सत्र शुरू हुई है, नए बिल्डिंग में स्टार्ट हुई है। ये कौन सा सत्र है? 16, 17, 18वां? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है 18वीं लोकसभा और ये हाल ही में स्टार्ट हुई है। सोनी इंडिया की एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अभी सोनी इंडिया के एमडी और सीईओ जो पहले थे वो थे एनपी सिंह और अब इनको बनाया गया है गौरव बनर्जी को। हाल ही में किस देश ने चिकित्सा के आधार पर ई वीजा सुविधा की घोषणा की है? भारत सरकार ने ई वीजा फैसिलिटी अनाउंस की है लेकिन वो मेडिकल ग्राउंड्स पे होगी और वो किस देश के लिए है? तो यह है नेपाल, मालदीव, बांग्लादेश, म्यांमार। तो यह है बांग्लादेश। बांग्लादेश के लिए ई वीजा की शुरुआत भारत सरकार ने की है मेडिकल ग्राउंड्स के लिए। भारतीय मानक ब्यूरो ने रिक्शाओं के लिए आईएसओ श्रेणी जारी की है जिसका नाम क्या है? जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स होता है वो किसी भी प्रोडक्ट या उत्पाद जो इंपोर्ट किए जाते हैं या बनाए जाते हैं उनकी एक रेटिंग करता है, एक उनके मानक तय करता है कि इस स्तर के प्रोडक्ट इसमें यूज किए जाएंगे, इस तरीके से बनेगा ताकि कंज्यूमर्स को फायदा हो, उनके सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए फायदा हो और ओवरऑल एनवायरनमेंट के लिए फायदा हो। तो ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक मानक तय करता है और वो कई रेटिंग जारी करता है। तो हाल ही में उसने रिक्शा के लिए जारी किया है जो बेसिकली इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में आते हैं। तो उसकी जो रेटिंग है वो है IS 18294 2023 है। इसके साथ साथ इसने 2 और आईएसओ मानक जारी किए हैं और वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए हैं। उनका नाम है IS 18590 2024। आप याद रखें ये साल है, ईयर है 18606। 2 हो गए, 18590 18606 हो गए। और रिक्शा के लिए जो है ऑटो रिक्शा यानी कि ई व्हीकल्स के लिए जो है 18294 2023 है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए बनाए गए हैं। तो इस प्रकार से ये रिहायशी करंट अफेयर्स। अगर आपको कोई डाउट है, फीडबैक हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। कोई और वीडियो आप चाहते हो तो प्लीज मेंशन कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे। इसके साथ साथ मैं कुछ और नई चीजें लाने की कोशिश कर रहा हूँ। होपफुली मैं डिफेंस और इंटरनेशनल रिलेशंस पे अच्छे और भी वीडियोस लाऊंगा आपके लिए। तो ये रिहायशी करंट अफेयर्स। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। हैव अ ग्रेट डे।